ओके बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे में लेते हैं, और जैसे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जो कि मार्केट ओरिएंटेड है उसके पर्सपेक्टिव में लेते हैं। हमारा मेन फोकस जो होता है, हमारा मेन फोकस ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यूज या फेयर वैल्यूज। स्टैंडर्ड जिस वैल्यू को फेयर वैल्यू बोलता है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव उस साइड के ऊपर होता है। क्योंकि हमने फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद हमने बात करनी होती है कि हमें ये इन्वेस्टमेंट जो है, ये स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। और जब हम वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करने का जवाब जब हम लोग ढूंढने के लिए जाते हैं, तो दैट आंसर इज एक्चुअली लाइज कि उसकी एक्चुअली प्राइस क्या होनी चाहिए, कितने का होना चाहिए। वो कितने का होना चाहिए, ऑफ कोर्स दैट इज आ सब्जेक्टिव इशू। इतना ज्यादा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो सब्जेक्टिव मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। हर बंदे के लिए डिफरेंट क्यों होता है? एवरीवन हैज डिफरेंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और एवरीवन हैज ऑफ कोर्स डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस। तो इसलिए बेसिकली हम लोग क्या चाह रहे होते हैं कि हम लोग ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स या एक स्टूडेंट को इस काबिल बना दें, उससे इक्विप कर दें उन तमाम चीज़ों के साथ जो कि शायद ज़रूरी होंगी टू इवेल्युएट एनी कंपनी, और फिर उसके बारे में वो डिसाइड करने के काबिल हो जाए कि वी शुड गो फॉर द इन्वेस्टमेंट और नॉट। तो फाइनेंशियल एनालिसिस बेटा, जैसे अभी मैंने बात की कि दैट वुड नॉट बी अ प्योर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस या सिक्योरिटी एनालिसिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ना ही ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। शायद इन दोनों को मिलाकर हम बीच में से जो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो हम लोग ऑफ कोर्स इन तमाम का एक जो रिजल्टेंट आउटकम होता है, वो आउटकम निकालने की ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे। इसको ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी के अंदर जब हम लोग फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख रहे होते हैं, ये जो बच्चे मौजूद है हमारे साथ, कुछ ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल लोग भी, इन लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो हम लोग दो तरह का कर रहे होते हैं। जब इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं, उसके पैरेलल हम लोग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की बात भी कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो आपका फंडामेंटल एनालिसिस है उसके लिए देयर आर डिफरेंट असम्पशंस, और जो आप लोगों का ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिसिस है उसके लिए देयर आर डिफरेंट। इन तमाम असम्पशंस को जब हम लोग सेग्रीगेट करते हैं और फिर उसके बाद सेग्रीगेट करके कन्वर्ज करने की कोशिश करते हैं, तो सारी की सारी असम्पशंस जो हैं वो आपकी एक वन लाइनर की तरफ आती है। तो वन लाइनर क्या है, जो कि तमाम चीजों को ऑफ कोर्स डिक्टेट कर रहा होता है। फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप तमाम लोग जानते हैं, दैट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंट मार्केट। अच्छा बेटा, अब ये एफिशिएंट मार्केट क्या है, ये अगर मैं आप लोगों से चलें ताकि थोड़ा सा हमारा इंटरेक्टिव मोड रहे, आप लोगों में से कोई बच्चा बात करे एफिशिएंट मार्केट के ऊपर, तो फिर हम आगे। राजा इरफान का माइक अनम्यूट है बेटा, आपसे ही बात करते हैं। आप बात कीजिए, व्हाट इज एफिशिएंट मार्केट? एक्शन मार्केट सर। एफिशिएंट हाँ जी। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। चले, अकील कियानी का भी माइक अनम्यूट है। जी अकील, आप बताओ बेटा। सर, जिसमें सारे वेरिएबल्स रिफ्लेक्ट होते हैं, या मीन टू से दैट के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो उस मार्केट को हम एफिशिएंट कहेंगे सर। ओके, चलें। जिस तरह अकील बता रहे हैं, हमें शायद अकील भी यही कहना चाह रहे हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट करता था एक परफेक्ट मार्केट का, और वो परफेक्ट मार्केट क्या होती थी कि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, और वहाँ पर ऑफ कोर्स फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, और एक स्पेसिफिक जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिसाइड हो रही है। वो किसी एक की जो है वो ऑफ कोर्स उसके तहत जो है वो प्राइस डिसाइड नहीं हो रही, और तमाम बायर्स और सेलर्स जो हैं दे आर इक्वली इन्फॉर्म। तो वो जो एक इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी परफेक्ट मार्केट का एक कॉन्सेप्ट था, वही वाला जब आप लोग फाइनेंस के अंदर लेकर आते हैं, तो फाइनेंस के अंदर वही वाला कॉन्सेप्ट आपको एफिशिएंट मार्केट की तरफ ले जाता है। मार्केट है ना बेटा, अगर मैं ये सारी बातें करना शुरू करूं तो फाइनेंस चूंकि थोड़ा सा ऑफ कोर्स माइक्रो पर्सपेक्टिव के साथ होता है, और हम माइक्रो पर्सपेक्टिव के अंदर मार्केट्स को इवैल्यूएट करने की बात कर रहे होते हैं, और उस मार्केट में से किसी एसेट को वैल्यू करने की बात कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि जो सारी की सारी assumptions हमारी किसी एक साइड के ऊपर कन्वर्ज हो रही हैं, उन assumptions के साथ हम कितना जो है वो प्रैक्टिकलिटी के साथ उन चीजों को मैयर करने के काबिल हैं जो चीजें उस स्पेसिफिक मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो इसलिए अगर मैं ये एफिशिएंट मार्केट के भी ये सारे के सारे फंडामेंटल्स लूं,
या ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं एफिशिएंट मार्केट के ऊपर अप्लाई करूं, तो आप मुझे बताएं दुनिया की कोई भी ऐसी मार्केट होगी जिसको हम लोग एफिशिएंट मार्केट बोल सके? तो ऑफ कोर्स नॉट। दुनिया की कोई भी ऐसी मार्केट नहीं होगी जो कि आपकी एफिशिएंट मार्केट कहलाएगी। इसीलिए आपके जो फार्मा एंड फ्रेंच हैं, उन्होंने ऑफ कोर्स अपने पीएचडी के थीसिस के अंदर, फार्मा ने अपने पीएचडी के थीसिस के अंदर एक और हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया। उसने कहा कि हम लोग चूंकि एफिशिएंट मार्केट उस मार्केट को बोल रहे होते हैं जहां पर तमाम लोग बिल्कुल प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड होते हैं और सारी इंफॉर्मेशन प्राइसेस के अंदर इनकलकेट हो रही होती है, और वहां पर कोई एक किसी को ऑफ कोर्स डिसीव नहीं कर सकता या एक ही कॉस्ट के ऊपर दूसरा बेनिफिट नहीं ले सकता, तो शायद ये चीज तो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर हम लोग इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, जैसे आपकी इंफॉर्मेशन 3 तरह की होती है, अगर 3 हिस्सों में तकसीम कर दें तो शायद आपके पास मार्केट्स भी 3 तरह की आ जाएंगी और उनके लेवल्स बन जाएंगे। दैट हाइपोथेसिस इज नोन एज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। अब ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस आप तमाम लोग जानते हैं कि 3 डिफरेंट ऑफ कोर्स कैटेगरीज की बात करता है। नंबर 1 वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, नंबर 2 सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एंड नंबर 3 स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। अब ये तीनों फॉर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, वैसे तो इनके बारे में ऑफ कोर्स बहुत कुछ कहा जा सकता है और ऑफ कोर्स हम लोग कहते भी हैं, लेकिन इनको बहुत इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे मैंने इंफॉर्मेशन के साथ एफिशिएंट मार्केट को लिंक किया है, इसी तरह अगर मैं इस हाइपोथेसिस को भी इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करूं तो समझने में आसानी हो जाती है। आपकी इंफॉर्मेशन 3 तरह की होती है। एक इंफॉर्मेशन आपकी पब्लिक इंफॉर्मेशन, एक आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन और एक आपकी इंटरनल इंफॉर्मेशन। अच्छा बेटा, ये जो आपकी पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, पब्लिक इंफॉर्मेशन इज दैट इंफॉर्मेशन व्हिच इज अवेलेबल टू एवरीवन वेदर यू वांट इंफॉर्मेशन और नॉट। फॉर एग्जांपल, आप अगर जनरली हम लोग जो है बात करने की तरफ जाएं, इस वक्त आपका वजीर आजम कौन है, सियासत की क्या सिचुएशन चल रही है, सियासत के साथ आपकी स्टॉक मार्केट का इंडेक्स कैसा जा रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो आप इंफॉर्मेशन नहीं भी लेना चाहेंगे तो पता चलेगा कौन सी कंपनी की प्राइस ऊपर जा रही है, कौन सी की नीचे आ रही है, उसके अंदर रिस्क क्या है, उसके रिटर्न्स क्या है, सारी की सारी। दिस इज दैट इंफॉर्मेशन व्हिच इज पब्लिकली अवेलेबल एंड यू कैन फाइंड दैट वेदर यू वांट टू नो दैट और वेदर यू डोंट वांट टू नो दैट। वो आपको ऑफ कोर्स आपके सामने मौजूद है, वो इंफॉर्मेशन आप ऑफ कोर्स ले सकते हैं। इसी से एक स्टेप अगर थोड़ा सा ऊपर आए तो अगर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो है, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए आपको थोड़ी सी ऑफ कोर्स बॉदरेशन करनी पड़ती है। जैसे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट इज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन, लेकिन ये आप चाहेंगे तो आपको मिलेगी, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगी। इन अदर वर्ड्स, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, कंपनी की वेबसाइट पे जाकर वहां पर उससे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करेंगे और फिर उसके बाद आपके पास वो इंफॉर्मेशन जनरेट होगी। तो वो इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिकली अवेलेबल तो है, लेकिन आपको ढूंढने के लिए उसके लिए थोड़ी सी बॉदरेशन करनी पड़ेगी। दैट इंफॉर्मेशन इज कैटेगराइज्ड ओवर हियर एज अ प्राइवेट इंफॉर्मेशन। तीसरी जो आपकी इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन ये होती है कि क्या जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है इंटरनली या एक्सटर्नली, वेदर यू रिएक्ट ऑन दैट इंफॉर्मेशन बाय कंफर्मिंग दैट, तो वो फिर आपकी इंटरनल इंफॉर्मेशन या तीसरे लेवल की जो है वो इंफॉर्मेशन बनती है। तो अब अगर मैं सबसे पहली वाली इंफॉर्मेशन लूं, दैट इज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन, तो हम ये कहते हैं कि किसी मार्केट के अंदर अगर प्राइसेस ऑफ दोज एसेट्स आर बीइंग डिसाइडेड बाय एट लीस्ट इनकॉर्पोरेटिंग द पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब है कि मार्केट इज एट लीस्ट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट। फिर अगर एक स्टेप थोड़ा सा और ऊपर जाए कि नहीं यार, लोग डिसीजन लेते हुए या प्राइसिंग करते हुए एक स्टेप और ऊपर जाते हैं, और वो एक स्टेप और ऊपर जाना कौन सा है कि वो जाकर कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं, कंपनी का सीईओ चेक करते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट चेक करते हैं और कंपनी की ऑफ कोर्स मल्टीपल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डिसीजन करते हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है और उसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट भी आता है, तो देन दैट फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी वुड बी नोन एज सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। तीसरे नंबर के ऊपर कि अगर कोई इंफॉर्मेशन इंटरनली अवेलेबल है और वो इंफॉर्मेशन जब मार्केट के अंदर आती है, तो वो इंफॉर्मेशन मार्केट में जैसे ही आती है तो आप उस इंफॉर्मेशन के ऊपर रिएक्ट करने से पहले आप उस इंफॉर्मेशन के बारे में पहले उसको इवैल्यूएट करते हो, आप उसको पहले कंफर्म करते हो कि वेदर द इंफॉर्मेशन इज ट्रू और नॉट। तो देन अगर इस लेवल पे जाकर आप लोग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं
तो दैट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन या दैट लेवल ऑफ मार्केट वुड बी नोन एज स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट। तो अब ऑफ कोर्स आपको किसी एक वक्त में मार्केट्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मिलेंगी, किसी एक वक्त में आपको सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मिलेंगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट आपको दुनिया में कहीं पर नहीं मिलती। अगर हम लोग पाकिस्तान में भी बात करें तो आपको सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी तो किसी किसी वक्त मिलती है, आपको किसी किसी वक्त ऑफ कोर्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी भी मिलती है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी नहीं मिलती। तो बेटा अब यहां से अब अगर मैं बात शुरू करूं कि जो हमने एफिशिएंसी की असम्पशन बनाई थी, अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि जनाब आपकी तो जो पहली असम्पशन है मार्केट इज नॉट एफिशिएंट या मार्केट इज एफिशिएंट, तो जब वो नलीफाई हो गई तो आप जितने भी मॉडल्स देने जा रहे हैं वो मॉडल्स रेलेवेंट कैसे हो गए? तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग ये हाइपोथेसिस अप्लाई करें और हम लोग ये देखें कि किस वक्त में वो किस किस्म की मार्केट एग्जिस्ट करती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो हम लोग उन मॉडल्स को अप्लाई करने के लिए ऑफ कोर्स एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि वो वहां पर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है। शऊर ने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी बेटा। सर मैंने ये पूछना ये था कि जो हमने इंटरनल इंफॉर्मेशन में बात की आपने बताई है सर, कुछ चीजें जिस तरह हमें कंपनी के अंदर एक रूमर क्रिएट होता है जिसकी वजह से उनकी शेयर प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, मतलब जो बात इंटरनली बाहर आती है वो मतलब इस चीज को अफेक्ट करती है आपकी प्राइसेस को? मतलब जिस तरह आप बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बिल्कुल मैं यही वाली बात कर रहा था। देखें अब ये जैसे आपके ये थे ना, मेरे ज़हन में अब एग्जैक्ट वो म्यूचुअल फंड का नाम नहीं आ रहा, केबीसी या इस तरीके से था। इन लोगों को अगर आप लोगों को याद हो तो इन लोगों ने अपनी शेयर प्राइसिंग के साथ क्या किया था, शेयर जो है वो पहले जो है वो बाप ने खरीदे, बाप से बेटे ने खरीदे, बेटे से जो है वो चाचा ने खरीदे, चाचा से मामू ने खरीदे। वो करते 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 अब एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हुई। आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होने से प्राइसेस एकदम ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद अचानक जब वो मार्केट के अंदर शेयर आया तो उनकी प्राइस जो है वो सिग्निफिकेंटली गिरी। अब इससे हुआ क्या कि इंटरनली इसकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी जनरेट कराने के लिए भी हम लोगों ने ऑफ कोर्स इंटरनल ट्रांजैक्शंस करके तो प्राइसिंग को इंक्रीज किया। अब वो जो बाद में खरीदने वाला है, क्या उसने इसको कंफर्म किया कि यार ये शेयर प्राइस एकदम ऊपर क्यों जा रही है? अगर ये वेरिफिकेशन एग्जिस्ट करती है, या अगर मैं ये कहूं क्योंकि कहते हैं जी हमारी आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कंपनी इतने % डिविडेंड अनाउंस करने जा रही है। अब ये एक इंटरनल इंफॉर्मेशन है, अगर मार्केट में रूमर आती है और लोग उसके ऊपर एज इट इज रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पहली वाली तो कोई दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं एफिशिएंसी की, लेकिन शायद स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि क्या किसी ने ये चेक किया कि इन्होंने जो पहले 3 क्वार्टर्स की रिपोर्ट दी है उसके अंदर इतना प्रॉफिट भी है जिसको इतने % डिविडेंड के अंदर जो है वो ये डिक्लेयर कर सके। तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है वो मॉरल हैजर्ड को जो है वो टारगेट करती है कि क्या इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक होने की वजह से मार्केट में मॉरल हैजर्ड तो क्रिएट नहीं हो रहा। अगर मॉरल हैजर्ड क्रिएट हो रहा है, लोग एक दूसरे की कॉस्ट के ऊपर ऑफ कोर्स जो है वो मार्केट के अंदर जिस तरह की ट्रांजैक्शन चाहे या प्राइसिंग चाहे वो लोग कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑफ कोर्स आपकी मार्केट जो है वो बाकी कोई और एफिशिएंसी तो एग्जिस्ट करेगी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई गेस द क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। ठीक है शऊर जी, थैंक यू सर। जी बेटा, तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जी बेटा, तो के अंदर आपकी जो जितने भी हमारे मॉडल्स हैं वो मॉडल्स आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं अगर हम लोग वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी या सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी के ऊपर बात करना शुरू करें। अच्छा बेटा, अब थोड़ा सा एक स्टेप और हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एजेंसी थ्योरी को पढ़ा हुआ होगा, जेनसन एंड मैकलेंग ने जो 1976 के अंदर दी। उस एजेंसी थ्योरी का एक एस्पेक्ट ऑफ कोर्स हम सब लोग जानते हैं, और वो एस्पेक्ट क्या है कि जो आज का मोस्ट मॉडर्नाइज्ड बिजनेस है उसके अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनका पैसा लगा होता है और वो जिनका जो पैसे को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको अपने कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट कराने के लिए उनको अच्छे परकसेस और बाकी चीजें दे दें। दूसरी तरफ जो पैसा लगा रहे हैं वो जो चाह रहे होते हैं वो सिर्फ इतना चाह रहे होते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिले वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल भी हो और जो है वो ट्रांसपेरेंट भी हो। इसका मतलब है जो मैनेजर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है वो उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए रिपोर्टिंग करता है, और वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक इनबिल्ट कुछ चीजें होती हैं कि ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये रिलायबल भी होगी, ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट भी होगी, रेडिली अवेलेबल भी होगी। इसका जो स्टेक होल्डर जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहेगा ये वहां से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के काबिल होगा।
तो इसका मतलब है जो हमें इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के थ्रू मिल रही होती है वो ऑफ कोर्स उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब वो क्या प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, दिस इज द फंक्शन ऑफ कोर्स अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, कि वो उन चीजों को देखे कि क्या वाकई जो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन दैट इंफॉर्मेशन इज रिलायबल टिल दैट एक्सटेंट और नॉट। अच्छा, इसके साथ साथ फिर ये इंफॉर्मेशन इवेल्युएट करने के बाद आप लोग जिन चीजों को लेकर चलते हैं आगे, उन चीजों की बेसिस के ऊपर आप लोग मल्टीपल प्राइसिंग जो है वो जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये जो मैं प्राइसिंग की बात कर रहा हूं किसी भी कंपनी की तो प्राइसिंग किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के ऊपर। अब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू योर नेटवर्थ, ऐसे ही है ना? तो ये जो नेटवर्थ है, इन अदर वर्ड्स नेटवर्थ आपकी जो है दैट इज एक्चुअली एसेट्स माइनस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जो आपके पास तीन चीजों को छोड़ देती है फिर, या इन अदर वर्ड्स योर कैपिटल स्ट्रक्चर। और आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी तीन चीजें शामिल होती हैं? एक आपका लोन, और एक आपके प्रेफरेंस शेयर्स, और तीसरा आपका ऑर्डिनरी शेयर्स। तो हम लोग बात शुरू करते हैं प्रेफरेंस हम लोग शेयर्स के ऊपर। अच्छा बेटा, अगर जनरली किसी शेयर को डिफाइन करना हो तो हम एक शेयर को कैसे डिफाइन करते हैं, और फिर डिबेंचर में और शेयर में हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? इसका कोई जवाब देगा आप लोगों में से? शाबाश सर। ये डिबेंचर जो है, हेलो जी बेटा, अपना नाम जरूर बताएं ताकि मुझे आपकी पार्टिसिपेशन याद रहे। मोहम्मद मुश्ताक नाम है सर। डिबेंचर जो होते हैं ये सर्टिफिकेट ऑफ डेट होता है, और जो शेयर्स होते हैं ये सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप होता है। वेरी गुड बेटा। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी बंदे को समझाना हो तो हम कह सकते हैं कि जैसे डेली लाइफ में हम किसी को पैसे देते हैं तो उसके बाद हम लोग एक रिसीट ले लेते हैं, तो वही जो रसीद है आपकी, अगर शेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप जब डेली लाइफ के अंदर कंपनी को पैसे देते हैं तो कंपनी आपको एक रिसीट इशू करती है। अगर उस रिसीट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपकी ओनरशिप क्रिएट कर रही है तो दैट वुड बी नोन एज योर शेयर। अगर उस रिसीट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपका लोन क्रिएट कर रहा है और कल कंपनी वापस करेगी, इसके ऊपर एक खास इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो दैट बिकम्स योर डिबेंचर। शाबान कोई बात करना चाह रहे हैं? जी शाबान। सर एक्चुअली ये दोनों फाइनेंसिंग के वो टर्म्स हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए और डेट फाइनेंसिंग के लिए यूज होते हैं। बिल्कुल बेटा। इक्विटी फाइनेंसिंग में शेयर्स आ जाएंगे और डेट फाइनेंसिंग में जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसमें जो प्रॉफिट्स हैं उसमें डिबेंचर होल्डर्स जो हैं उनको लाजमी देना होता है आपने, जो उनके शेयर डिसाइडेड होते हैं, जबकि शेयर होल्डर्स को जो एंड पे जो प्रॉफिट आता है उसको उनको प्रॉफिट देते हैं हम लोग। अगर सिर्फ यहाँ तक बात रखते ना आप जो उनका डिफरेंस बता रहे थे तो बात ठीक थी। आगे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की वो फिर आपने थोड़ी सी गलत कर दी, लेकिन खैर एनीवेज वो उसका हमारे साथ इस वक्त ताल्लुक नहीं है। जी अकील क्या नहीं? सर जो शेयर्स हैं इन शॉर्ट इन्हें हम ये कह सकते हैं कि शेयर्स बेसिकली वो एक पोर्शन होता है लार्ज अमाउंट का, जो उसे डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ पीपल्स में। सर ये बेटा इसका जवाब ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जनरली स्पीकिंग आप लोग जब उस रसीद के ऊपर लिख देते हैं कि यू आर ओनर तो वो आपका शेयर बन जाता है, अगर आप उसके ऊपर क्रेडिटर लिख देते हैं तो वो आपका डिबेंचर बन जाता है। अच्छा, अभी जो आपकी ओनरशिप का सर्टिफिकेट है दिस इज ऑफ टू टाइप्स। अकील आपका हाथ अभी भी खड़ा हुआ है। ओके, तो आपकी जो ओनरशिप है दिस इज ऑफ टू टाइप्स। एक आपका प्रेफरेंस शेयर होता है और एक आपका ऑर्डिनरी शेयर होता है। जी बेटा, इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है? द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी इरफान। अच्छा सर, ये ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में ये फ़र्क होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उनको प्रेफर किया जाता है और ऑर्डिनरी शेयर बाद में दिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो ऑर्डिनरी शेयर वाले होते हैं डिसीजन मेकर्स होते हैं, जबकि प्रेफरेंस वाले डिसीजन मेकर्स नहीं होते, उनको एक फिक्स रेट के ऊपर दिया जाता है जो डिविडेंड है। और तीसरी बात यह है कि सर ये नॉइज और सर वोटिंग राइट्स होते हैं उनके पास। इरफान आपकी आवाज नहीं आ रही और काफी डिस्टॉर्शन आ रही है बच्चे।
अच्छा, ये डिस्टॉर्शन शायद अल्तमश की तरफ से आ रही थी। जी इरफान बोलिए। जी सर, जी सर, जी सर, मैं ये बता रहा था जी कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं और जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको पहले प्रेफर किया जाता है। इरफान, आवाज नहीं आ रही है, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो, जी सर, अब आ रही है सर? जी बेटा। अच्छा सर, ये जी जी प्रेफरेंस और बेटा, आ रही है। ऑर्डिनरी शेयर में जो फ़र्क होता है वो ये है कि प्रेफरेंस शेयर वालों को जब भी डिविडेंड डिवाइड होता है तो उनको पहले प्रेफर किया जाता है और उनको एक फिक्स रेट वापस दिया जाता है जो उनके डिसाइडेड होता है। जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं वो डिसीजन मेकर्स बेटा होते हैं और उनको। ये तो हो गया। हाँ इरफान, जी सर। इरफान ये तो हो गया इन प्रेफरेंस शेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स। जी सर। दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है? शाबाश। सर डिफरेंस। अल्तमश शायद कुछ कहना चाह रहे थे। जी अल्तमश। जी शुएब ने भी सर मेरा ख्याल है माइक अपना अनम्यूट किया था। जी शुएब, कुछ कहना चाहेंगे आप? सर प्रेफरेंस शेयर्स जो हाँ है वोटिंग राइट्स के साथ आते हैं, वोटिंग राइट्स के साथ नहीं आते। और बेटा ऑर्डिनरी ये भी। शेयर्स में जो है ना वो डिविडेंड रिसीव कर रहे होते हैं, उनके पास एक वोटिंग पावर है और डिसीजन मतलब पार्टिसिपेशन है उनकी एक किस्म की। ओके बेटा, तो ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों में डिफरेंस। वोटिंग राइट्स सर का डिफरेंस है। वोटिंग राइट्स भी बाजुकात प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं समटाइम्स। अच्छा, सर ऑर्डिनरी शेयर वाले जो होते हैं वो मैनेजमेंट के हिस्सा होते हैं सर, और जो प्रेफरेंस वाले होते हैं वो मैनेजमेंट में नहीं होते। ओके बेटा, अब जब वोटिंग राइट की बात हुई तो वोटिंग राइट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो जाहिर है समटाइम्स, जैसे मैंने कहा कि आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स भी आ जाते हैं। तो एक्चुअली मैं जो एक बात पूछना चाह रहा हूं, दैट इज सर रियल सर डिफरेंस। मैं सर अकील कहना। इसमें की जी सर अकील कहनी अर्ज कर रहा हूँ, ये चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ सर कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं सर, उसमें जो इन्वेस्टमेंट आपकी होती है वो रिस्क पर होती है सर। सर मैं बता सकता हूँ, मैंने हैंड के रेस किया हुआ था सर। प्रेफरेंस शेयर में हाँ आप प्रेफरेंस देते हो उनको जब कंपनी डिसॉल्व हो रही होती है, तो ऑर्डिनरी शेयर्स उनके बाद उनको पेमेंट होती है। बेटा, ये भी इसका इसका कैरेक्टरिस्टिक ही है। आप लोग जितनी बातें करते चले जा रहे हैं ना, वो सब लोग बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोनों के दरमियान में डिफरेंस। मैंने बात शुरू की थी कि ओनरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स टू टाइप्स। तो इसका मतलब है इनके दरमियान में डिफरेंस भी जो है दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये जो आप डिसीजन मेकिंग बाकी सारी बातें करते चले जा रहे हैं ना, ये सारी की सारी ऑफ कोर्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे होते हैं। अब ओनरशिप को कैसे डिसाइड हम लोग डिफाइन करते हैं? ओनरशिप इज डिफाइंड अपॉन टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, एक तो रिस्क और दूसरा सारे का सारा रिटर्न। इफ one is getting all of the associated risks and assuming all of the associated return, then that is or he is the owner of that particular thing. अगर ये दो चीजें ट्रू स्पिरिट के अंदर वो अज्यूम नहीं करता तो हम उसको कहते हैं कि वो ऑफ कोर्स रियल ओनर नहीं है। तो आपने जैसे बात शुरू की और आपने कहा कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इनको हम लोग फिक्स रिटर्न दे रहे होते हैं। तो अगर हम फिक्स रिटर्न दे रहे हैं तो क्या ये रियल रिटर्न ले रहे हैं कंपनी का? ऑफ कोर्स नॉट। क्या फिर रियल रिस्क भी ले रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। दोनों चीजें नहीं ले रहे होते। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर वर्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी। रियल ओनर्स होते हैं लेकिन दे आर virtual owners क्योंकि they are not assuming real risk and they are not assuming real return of the company as well. अब बाकी आपने जितनी बातें की वो सारी की सारी ऑफ कोर्स हम
होल्डर्स क्या कंपनी में अगर लॉस आ जाए तो उसको बियर करते हैं? जी बेटा, अब इसी की तरफ मैं अब आगे मूव करने लगा था कि अगर हमने कहा कि जी वो रियल रिस्क नहीं ले रहे होते और फिर रियल रिटर्न भी नहीं ले रहे होते, तो क्या वो वाकई रियल रिस्क नहीं ले रहे होते? क्या वो लॉस को बेयर करते हैं या लॉस को बेयर नहीं करते? एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वो लॉस को बेयर नहीं करते, लेकिन क्या वो फिक्स रिटर्न ले रहे होते हैं नहीं ले रहे होते, ये एक ऑफ कोर्स जो है वो थोड़ी सी डिबेटेबल बात है। अच्छा, इस बात से थोड़ा सा पहले जी मोहम्मद मुश्ताक ने हाथ खड़ा किया। सर ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन प्लीज जरा लगा दीजिए। बेटा वो इरफान ने बोला था कि वो रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ऑन नहीं किया। पहले सेशन में आप रिकॉर्ड कर रहे थे ना, दूसरा जरा बाकी फिर हो जाए तो जरा अच्छा है। बाकी उसमें इरफान ने रिकॉर्ड किया होगा लास्ट में। इरफान बताएं जरा बेटा, आपने रिकॉर्ड किया है? इरफान हेलो 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 जी सर, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और वो मैं एट द एंड आप सबको भेज दूंगा। तो अभी मेरा माइक का इशू ये है कि जिस वक्त ये मैं माइक लगाता हूँ तो बीच में डिस्टॉर्शन आती है, इसलिए मैं माइक का ऑप्शन ऑफ किया हुआ है ताकि रिकॉर्डिंग सही तरीके से हो। और फिर आपको क्वेश्चन करते हैं मुझे थोड़ा लेट दोबारा ऑन करना पड़ता है वो वाला। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब्दुल रहमान आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? नहीं कहना चाह रहे, ओके। अच्छा बेटा, तो अब मुझे ये बताइए, मतलब बाकी बातों के ऊपर हम लोग आते हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर ये दोनों के दरमियान में ऑफ कोर्स ये वाला डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ऑर्डिनरी शेयर और उसके अंदर, तो एक वर्चुअल ओनर है और हम आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि हम जो आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उनको पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग पे करते हैं। अगर कंपनी डिसॉल्व होगी हम पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब दोनों हैं भी ओनर, एक रियल ओनर है, एक ऑफ कोर्स वर्चुअल ओनर है। तो मुझे ये बताएं कि फिर ये प्रेफरेंस शेयर इशू कैसे हो जाता है? इन अदर वर्ड्स, शायद मैं पूछना ये चाह रहा हूं, आप देखिए कंपनी जब भी पहले रजिस्टर होती है तो सबसे पहले कंपनी कौन से शेयर लॉन्च करती है? ऑर्डिनरी शेयर। इसका मतलब है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की मौजूदगी में आते हैं। अगर ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की मौजूदगी में आते हैं तो अब यहां पर एक फिर सवाल बनता है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इनको बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं? भाई ये तो कंपनी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर शुरू से साथ चल रहे हैं, रियल रिस्क भी ले रहे हैं, रेनी डेज देखे हुए हैं। अब एक बंदा बाद में आता है शेयर खरीद कर, हम कहते हैं हम तुम्हें प्रॉफिट पे भी प्रेफरेंस देंगे, हम तुम्हें कंपनी डिसॉल्व होती है उस वक्त भी प्रेफरेंस देंगे, तुम्हारे पास मतलब मल्टीपल और तुम्हारे पास भी जो है वो ऑप्शंस होंगे। तो फिर ये कैसे अज्यूम हो जाता है? ये तो वही वाली बात हुई कि आप लोग पूरा सेमेस्टर मेरे साथ क्लासें लगाते चले जाएं और आखिर में जाकर मैं ये कहूं कि यार आखिरी क्लास में कोई एक या दो बच्चे आते हैं और मैं कहूं यार कि मैं ग्रेडिंग करते हुए उनको प्रेफर करूंगा आप लोगों के ऊपर, तो आप लोग बर्दाश्त करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। आप लोग कहेंगे हमने तो पूरा सेमेस्टर साथ गुजारा है, हमने अच्छी बुरी सारी बातें सुनी है, तो ये अचानक एक नया बंदा आया है और हम उसमें मतलब उसको हमारे ग्रेड के ऊपर जो है प्रेफरेंस दी जा रही है। तो इसका मतलब है कि जब तक कोई एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं होती होगी प्रेफरेंस शेयर मार्केट में नहीं आता होगा। तो आप ये बताएं कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर क्यों इशू करती है? व्हाट आर दोज एबनॉर्मल सिचुएशंस जिनके अंदर कंपनी जो है मजबूर हो जाती है कि वो प्रेफरेंस शेयर लॉन्च करे? जी बेटा, व्हाई प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड? फंड्स का इशू हो सकता है सर। फंड्स तो बेटा देखें, जब हमने इशुएंस की तरफ जाना है ना, तो वो अल्टीमेटली इशू तो फंड्स का ही है, तो हम ऑफ कोर्स शेयर इशू की तरफ जा रहे हैं। जनरली तो फंड्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। जी बेटा, ओके। एक तो बड़ी अंडरस्टूड सी रीजन नजर आती है कि शायद कंपनी बहुत ज्यादा कंसेक्यूटिव लॉसेस के अंदर है, कंपनी नेगेटिव इक्विटी के अंदर चली गई है। ऑफ कोर्स जब हम लोग मार्केट में शेयर लॉन्च करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि हाईली रिस्की है। लोग कहेंगे रिटर्न मिलना तो दूर की बात, इसके ऊपर पता नहीं हमें कल ये पैसे भी वापस आएंगे या के नहीं आएंगे।
तो आप सबसे बड़ा रिस्क लोगों का ये होता है कि हमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कंपनी सबसे पहले उसी को ही मैनेज करने की कोशिश करती है। उस रिस्क को मैनेज करते हुए कंपनी कहती है ठीक है, आपके पैसे भी सिक्योर है, कल कंपनी लिक्विडेट होती है, पहले आपको हम देंगे और हम आपका रिटर्न भी सिक्योर करते हैं, हम इतने % आपको पे करेंगे। तो एक रीजन तो ये हो गई, व्हेन द कंपनी इज इन कंसेक्यूटिव लॉसेस एंड नाउ कंपनी नीड्स फंड्स, तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर कंपनी वुड गो फॉर इशुएंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास कोई और इशू, कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इसी वक्त में देखें हम, तो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री उठाकर देखें तो हिस्ट्री के अंदर जो ऑलमोस्ट 80% प्रेफरेंस शेयर इशू होता है वो आपकी स्ट्रॉन्ग कंपनीज इशू करती हैं, वो आपकी वीक कंपनीज इशू नहीं करती। तो ये वीक वाली रीजन तो समझ आती है, ऑफ कोर्स इसी एक ऐसी होगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि वीक कंपनी ही इशू करे, स्ट्रॉन्ग कंपनियां ज्यादा इशू करती हैं प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब है कोई और रीजन भी होगी, वो जरा सोच के बताइए। शाबाश। सेकेंड रीजन इज टू अवॉइड द डाइल्यूशन ऑफ पावर। आपको पता है हमारे पास 3 तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं मार्केट के अंदर। होल्डर्स होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल शेयर, आपके मैनेजेरियल शेयर होल्डर्स होते हैं। जो आपके इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स होते हैं वो मार्केट के अंदर शेयर क्यों खरीदते हैं? मैं और आप अगर जाएंगे मार्केट में शेयर खरीदने तो क्यों जाएंगे कि यार आज 10 रुपए का शेयर ले रहे हैं, कल 12 रुपए का होगा तो बेच देंगे। इन अदर वर्ड्स, आवर बेसिक इंटरेस्ट इज टू हैव कैपिटल गेन इन द मार्केट। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है वो मार्केट में क्यों जाता है? वो कभी भी ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। वो ये कहते हैं चूंकि हमने लोगों का पैसा लिया हुआ है और कल हमने लोगों को रिटर्न देना है, तो हमें उस कंपनी के अंदर जाना चाहिए जो कंपनी कल हमें रिटर्न देगी। इन अदर वर्ड्स, उनका मेन इंटरेस्ट इज टू हैव प्रॉपर और अप्रोप्रिएट डिविडेंड्स। तीसरे जो आपके मैनेजेरियल शेयर होल्डर्स होते हैं ना बेटा, इनका इंटरेस्ट ना तो कैपिटल गेन में होता है ना डिविडेंड के अंदर होता है। इनका मेन इंटरेस्ट जो है वो कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर होता है, जो ऑफ कोर्स कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदते ही इसलिए हैं कि इसका कंट्रोल हमारे अपने हाथ में रहे। अगर किसी कंपनी का कंट्रोल किसी एक के पास है, लेट्स सपोज मेरे किसी कंपनी के अंदर 51% शेयर्स हैं, तो इसका मतलब डिसीजन मेकिंग मेरे पास है। अब डिसीजन मेकिंग मेरे पास है, कंपनी के पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम शेयर्स लॉन्च करें। तो अब शेयर्स लॉन्च करते हुए जाहिर है जब ऑर्डिनरी शेयर लॉन्च करने के लिए पहले मैं जो है वो राइट्स जो है वो इशू करूंगा। राइट्स इशू करते हुए जाहिर है पहले मेरे पास ऑप्शन है कि शेयर मैं खरीदूं। अगर मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वो शेयर्स खुद से खरीदूं, तो इसका मतलब है वो शेयर्स मार्केट में जाएंगे तो मेरी जो 51% की होल्डिंग है वो डाइल्यूट हो जाएगी अगर मैं नए ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करता हूं। तो जो मेरे पास डिसीजन पावर थी वो डिसीजन पावर खत्म हो जाएगी। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे पास ऑप्शन ये है, मैं शेयर तो इशू करूं लेकिन विदाउट वोटिंग राइट इशू करूं, तो मेरे पास ऑप्शन रह जाता है प्रेफरेंस शेयर इशू करने का। तो अब ऐसी सिचुएशन में मेरी 51% की होल्डिंग मेंटेन रहेगी, प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा तो प्रेफरेंस शेयर इशू करने के बाद ऑफ कोर्स वो शेयर्स मार्केट के अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी जो मैनेजेरियल पावर है वो मेरी रिड्यूस नहीं होगी। तो देयर आर टू रीजंस, there are two situations when the preference share is issued. Number 1, that company is very weak. Number 2, company want to avoid dilution of power. अच्छा बेटा, अब इसी वजह से चूंकि अब ये दो इसकी रीजंस हैं, तो ये दो रीजंस आगे से आगे मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कराती चली जाती हैं इस प्रेफरेंस शेयर का। अब अगर आप नीडी हो, आप वीक हो, तो अल्टीमेटली आप सिर्फ प्रेफरेंस शेयर मार्केट के अंदर अगर लॉन्च करते हो तो शायद लोग आपका शेयर ना खरीदे। आपको फिर उसके टैक्टिक्स होते हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री, इस तरह की बाय 1 गेट 2 फ्री, इस तरह की चीजें आपको साथ एसोसिएट करनी पड़ती हैं ताकि लोग आपके प्रेफरेंस शेयर की तरफ आए। तो अब वो जो बच्ची का सवाल था कि क्या ये लॉस बियर करते हैं या नहीं करते, इससे भी पहले कि अगर मैं ये बात करूं कि हम तो ये बात कर रहे हैं कि इनका हम लोग रेट ऑफ रिटर्न फिक्स कर रहे हैं। आपका कंपनी लॉ क्लियर कट कहता है कि आप उस वक्त तक डिविडेंड अनाउंस नहीं कर सकते जब तक आप करंट ईयर प्रॉफिट के अंदर ना हो। तो अगर कंपनी लॉस ओरिएंटेड थी, करंट ईयर में भी लॉस हो जाता है, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ कमिट किया कि हम तुम्हें इतने % जो है वो डिविडेंड देंगे, कंपनी करंट ईयर लॉस के अंदर है, तो ऐसी सिचुएशन में डिविडेंड तो दे ही नहीं सकते आप। तो हमने जो कहा कि हम रिस्क मैनेज करने की बात करें, तो क्या हम लोग रिस्क मैनेज कर सकेंगे प्रेफरेंस शेयर का? ऑफ कोर्स नॉट। तो आप लोग ऑफ कोर्स अगर कंपनी करंट ईयर प्रॉफिट में नहीं है तो फिर आप लोग प्रॉफिट अनाउंस नहीं करेंगे, डिविडेंड अनाउंस नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है वो रिस्क की सिचुएशन में रह जाएंगे।
तो इसके साथ ही सबसे पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है प्रेफरेंस शेयर का, दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। तो आप लोग जो प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं उसके साथ एक कैरेक्टरिस्टिक होता है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। ये मुझे कोई बताया कि क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है? सर कम्युलेटिव जो होता है इसमें अगर डिविडेंड जब आप एक साल अनाउंस नहीं करते अगले साल अनाउंस करेंगे तो कम्युलेटिव में पिछले साल का भी देना पड़ेगा, इकट्ठा हो जाएगा। और नॉन कम्युलेटिव जैसे क्यूमुलेटिव का लफ्जी मतलब है इकट्ठे होना, तो आप लोग अगर करंट ईयर लॉस के अंदर हैं तो आप लोग डिविडेंड तो अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी लायबिलिटी बना लेंगे। अगले साल फिर अगर आप लॉस के अंदर हैं तो डिविडेंड अनाउंस नहीं करेंगे, आप अपनी लायबिलिटी बना लेंगे। ये लायबिलिटी क्यूमुलेट होती जाएगी, जैसे ही आप प्रॉफिट में आएंगे पहले लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद करंट ईयर प्रॉफिट पे ऑफ करेंगे। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो प्रॉफिट में है तो अनाउंस होगा, प्रॉफिट में नहीं है तो अनाउंस नहीं होगा। तो अब ये दोनों सिचुएशंस खुद ब खुद बताती हैं कि अगर कंपनी वीक होगी तो क्यूमुलेटिव इशू करेगी, अगर कंपनी स्ट्रांग होगी तो कंपनी नॉन क्यूमुलेटिव इशू करेगी। ऐसे ही है जी। सर अल्तमश बोल रहा हूँ। जी अल्तमश। जी सर, आवाज अब सही आ रही है सर? जी बेटा आ रही है। अच्छा सर, मेरा इधर एक क्वेश्चन है सर, ये क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव ये प्रेफरेंस शेयर वालों को मतलब दिया जाएगा या ऑर्डिनरी वालों को? क्योंकि सर ऑर्डिनरी को नहीं, तो बेटा ऑर्डिनरी की तो बात नहीं हो रही, बेटा ऑर्डिनरी की बात नहीं हो रही। ऑर्डिनरी हम लोग शुरू में बात करके खत्म कर चुके। वी आर टॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा प्रेफरेंस शेयर्स, तो सर फिर ये उनको मतलब हाँ सर उनका तो डेफिनेटली ऐड ऑन होगा क्योंकि उनको तो देना ही होता है ना? नहीं ऐसा नहीं है, डेफिनेटली नहीं होगा। अगर वो आपने के अंदर जब इशू किया था शुरू में आपने लिखा कि ये क्यूमुलेटिव है तो देना होगा। अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है तो फिर नहीं देना। प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। नहीं देंगे, ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, समझ आ गया। सर एक बात एक्सप्लेन दोबारा कर दें कि आपने कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव का बताया कि वीक कंपनी और स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो थोड़ा सा ये रिलेट करके बता दें कि वीक कंपनी कम्युलेटिव क्यों है और स्ट्रॉन्ग कंपनी नॉन कम्युलेटिव क्यों है? वेरी गुड। क्योंकि बेटा ये वाला रिस्क अराइज ही वीक कंपनी के केस के अंदर हो रहा है। आप देखें ना, मैंने इसको लिंक यहाँ से किया कि अगर कंपनी बहुत ज्यादा कंसेक्यूटिव लॉसेस के अंदर है और वो अपना शेयर लॉन्च करना चाहती है तो लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न क्या होगा कि यार ये कल हमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले उनका ये कंसर्न मैनेज करते हो, उनका रिस्क मैनेज करते हो। आप कहते हो कि ठीक है जी, हम लोग आप अगर प्रॉफिट में नहीं भी होंगे तो हम अपनी लायबिलिटी क्रिएट करेंगे और ये लायबिलिटी इकट्ठी होती चली जाएगी। जैसे प्रॉफिट आएगा तो पहले हम लोग लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो इसलिए जब कंपनी वीक होती है तो क्यूमुलेटिव अनाउंस करती है, जब कंपनी स्ट्रांग होती है तो उसे तो जरूरत ही नहीं होती। तो सर ये थोड़ा रिस्की नहीं हो जाएगा इन्वेस्टर के लिए कि एक वीक कंपनी है ऊपर से लॉसेस में है कंसेक्यूटिव? रिस्क कोई तो मैनेज किया है आपने बेटा सना, आपने रिस्क कोई तो मैनेज किया है। आपने जब लायबिलिटी डाली तो आप लोगों को पता है कि कल अगर कंपनी फर्ज करें लिक्विडेट भी होती है तो इवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पे करने से पहले आप जो है क्रेडिटर्स को पे करते हैं। तो जब लायबिलिटी बन गई तो पहले तो उनकी लायबिलिटी पे ऑफ होगी, उसके बाद एसेट्स बेच के आप लोग किसी और चीज की तरफ आएंगे। ठीक सर ये स्प्लिट ऑफ शेयर क्या चीज है? हाँ, स्प्लिट ऑफ शेयर्स बेटा यहाँ पे रेलेवेंट नहीं, लेकिन चले आपने बीच में सवाल किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कंपनी की शेयर प्राइस इतनी इंक्रीज कर जाती है कि वो मार्केट के अंदर उसकी ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं रहती। और ज़ाहिर है अगर वो मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं हो रही तो आपके लिए बिल्कुल ऐसी पीस ऑफ पेपर है जैसे मतलब कोई जो है कागज आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर्स का प्रेशर आता है कि कंपनी की लिक्विडिटी नहीं है, शेयर की लिक्विडिटी नहीं है, इसकी लिक्विडिटी को अरेंज करे। तो फिर वो क्या करते हैं, शेयर्स को अगर कोई 1000 का होगा तो 500 के 2 शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज नोन एज स्प्लिट ऑफ। इसका एक ऑपोजिट होता है, दैट इज रिवर्स स्प्लिट ऑफ। इसी तरीके से अगर शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाए तब भी ये वाला इशू आता है कि यार अब तो शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई, तो फिर कंपनी क्या करती है, शेयर्स को मर्ज कर देती है। जैसे ये अगर आप पीटीसीएल देखें, पीटीसीएल ने कई दफा रिवर्स स्प्लिट ऑफ किया, तो सॉरी नॉट पीटीसीएल, पीआईए कई दफा इन्होंने रिवर्स जो है वो स्प्लिट ऑफ किया। लेकिन आपने पूछा तो मैंने बता दिया, दैट इज नॉट रेलेवेंट हियर राइट नाउ। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव, ये कौन बताएगा? शाबाश। पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सर ये मेरे ख्याल में, अकील की नहीं बात करूं सर, मेरे ख्याल में
पार्टिसिपेटिव में सर ये होता है कि उसे राइट दिया जाता है कि जब कंपनी में कोई मेन डिसीजन करना हो तो उसे इस चीज का राइट मिलता है उससे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। सर मुझे अब ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस तो नहीं क्लियर, लेकिन पार्टिसिपेटिव में जब आप कम्युलेटिव देने के बाद ऑर्डिनरी शेयर्स को दे देते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बच जाती है उसको डिवाइड करके कर देते हैं। ये शऊरुल हसन बात कर रहे थे? जी सर, शऊर। वेरी गुड शऊर, वेरी गुड। एक्चुअली अब इसको जरा गौर से सुनिएगा। मतलब अक्सर बच्चों का ये वाला मसला होता है कि वो इस लफ्ज से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसकी डिटेल को अंडरस्टैंड करने के काबिल नहीं रहते। आप लोगों का बेटा ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है? आप देखें, कंपनी का जो ओरिजिनल प्रॉफिट होता है, दैट प्रॉफिट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट होता है विच इज रेडी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से पैसे निकालकर आप लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। जो आप लोगों ने जो आपके क्रेडिटर्स थे उनको पे ऑफ कर दिया, तो पहला स्टेक होल्डर निकल गया। अब आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। अब आप लोग जो गवर्नमेंट का शेयर है वो पे ऑफ कर दिया आपने, दूसरा स्टेक होल्डर की भी पेमेंट चली गई। अब आपके पास जो प्रॉफिट बचा है दैट इज अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। यहाँ पे आप सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देते हैं। फिर जो प्रॉफिट बचा वो आपके पास ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का आ गया। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को आप सारा का सारा प्रॉफिट पे नहीं करते। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम लोग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को ये बात तो बोल रहे होते हैं कि जनाब बाकी जो भी बचा आपका, लेकिन हम सारा उनको देते नहीं है। हम लोग यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी बना लेते हैं। इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कंपनी डिविडेंड पॉलिसी क्यों बनाती है, तो जाहिर है मतलब आप तमाम लोग यही जवाब देंगे। डिविडेंड पॉलिसी बनाने की एक सबसे सिग्निफिकेंट वजह ये होती है कि मार्केट के अंदर आपकी शेयर प्राइस फ्लक्चुएट करती है मल्टीपल फैक्टर्स से, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो हिस्सों के अंदर। एक आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो हर कंपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि कम से कम इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल करे ताकि आपकी शेयर प्राइस फ्लक्चुएट ना करे। क्यों? शेयर प्राइस फ्लक्चुएट करेगी तो आपका वेरिएंस इंक्रीज करेगा। वेरिएंस इंक्रीज करने से आपके शेयर की वोलेटिलिटी इंक्रीज करती है। वोलेटिलिटी इंक्रीज करेगी तो आपके शेयर का रिस्क इंक्रीज करेगा। कंपनी का जितना ज्यादा रिस्क होगा, आपका शेयर होल्डर उतना ज्यादा आपसे रिटर्न डिमांड करेगा। अब जितना ज्यादा रिटर्न डिमांड करेगा, आपका डिस्काउंट रेट इंक्रीज होता चला जाएगा। डिस्काउंट रेट इंक्रीज होने से आपके फीजिबल प्रोजेक्ट्स भी इनफीजिबल प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। तो इसलिए हर कंपनी है कि कम से कम ऐसे फैक्टर्स को कंट्रोल करे जो इसके अपने हाथ में है, ताकि वोलेटिलिटी कम से कम रहे। एंड डिविडेंड इज वन ऑफ दोज फैक्टर्स। अगर आप सारे का सारा पैसा एज ए डिविडेंड अनाउंस कर देते हो तो जाहिर है आपके प्रॉफिट्स कांस्टेंट तो नहीं रहते, कभी प्रॉफिट्स इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। हो सकता है मार्केट में आप सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन कंपैरेटिवली अपनी पास्ट हिस्ट्री के अंदर आप जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कंपनी फिर सारे का सारा प्रॉफिट एज ए डिविडेंड अनाउंस नहीं करती। कंपनी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड पॉलिसी बनाती है। 3 तरह की डिविडेंड पॉलिसीज होती हैं। एक आपकी फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी होती है, एक आपकी वेरिएबल डिविडेंड पॉलिसी होती है और एक वेरिएबल परसेंटेज डिविडेंड पॉलिसी होती है। अगर मैं फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी की बात करूं तो हर दफा एक ही डिविडेंड आएगा। इवन वेरिएबल के अंदर तो ये होता है कि आप ऑफ कोर्स आप कहते हैं यार इतना प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते चले जा रहे हैं। एक आपकी फिक्स परसेंटेज होती है कि प्रॉफिट का इतना % हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए देना है। अगर ये वाली डिविडेंड पॉलिसी वाला कॉन्सेप्ट हम लेकर आए तो इसका मतलब है सारा प्रॉफिट जो है वो हम लोग एज ए डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे। जब नहीं कर रहे तो जो उनको हम लोगों ने डिविडेंड देना है वो पे करेंगे, तो बाद में आपके पास प्रॉफिट फिर बच जाएगा। उसको जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो 2 तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। एक तो जो नॉर्मली कंपनियां करती हैं उनको रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर डाल देती हैं। आप अगर शेयर होल्डर्स इक्विटी उठाकर देखें तो आप लोगों को क्लियर कट रिटेन्ड अर्निंग नजर आती है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है, या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ये वो प्रॉफिट है जो सबको पे करने के बाद फिर भी बच गया। अच्छा, ये रिटेन्ड अर्निंग्स अपने पास रखने के लिए कंपनी को बड़ी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। अगर वो जस्टिफिकेशन ना हो तो आप लोगों को फिर अल्टीमेटली इसके लिए क्या करना पड़ता है? आप लोगों को इस प्रॉफिट को भी एज ए डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। अब वो स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन, आप कोई अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास तो आप कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, हम इसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो शेयर होल्डर्स का प्रेशर है कि जनाब मटीरियलिज्म कॉन्सेप्ट के तहत आप हमारा पैसा अगर अपने पास रखते हैं विदाउट यूटिलाइजेशन तो ये तो हमारा पैसा जो है डिवैल्यूएट हो रहा है। अगर डिवैल्यूएट हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन तो बेहतर है पैसा हमें दें, हम इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करें। अब जब शेयर होल्डर का प्रेशर क्रिएट होगा तो कंपनी को दोबारा शेयर डिविडेंड इशुएंस की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब जब कंपनी डिविडेंड इशुएंस की तरफ जाएगी तो फिर सवाल आएगा कि आपके पास 2 तरह के शेयर होल्डर्स हैं। चूंकि इससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी अपना शेयर ले चुके हैं और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी अपना शेयर ले चुके हैं।
अब दो तरह के शेयर होल्डर्स हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे सोचना होता है कि सारे का सारा पैसा ये ऑर्डिनरी के पास जाएगा, डिविडेंड में से भी कुछ शेयर मिलेगा उसको। फिर आप ये देखते हैं कि जब आपने इंडेंचर इशू किया तो इंडेंचर के अंदर उसको क्या लिखा था, उसे पार्टिसिपेटिव लिखा था या उसे नॉन पार्टिसिपेटिव लिखा था। अगर तो उसे पार्टिसिपेटिव लिखा था तो फिर वो इस प्रॉफिट के अंदर भी पार्टिसिपेट करेगा, और अगर आपने नॉन पार्टिसिपेटिव लिखा था तो ये सारे का सारा पैसा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास चला जाएगा। तो पार्टिसिपेटिव किसे बोलते हैं कि इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द रेजिडुअल प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस एंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, then that would be known as participative shareholder, otherwise he would be non participative shareholder. जी अकील, आपका हाथ खड़ा हुआ था बेटा। सर ये जो आपने बताया कि रिटर्न अर्निंग्स जो हमने रखनी है या अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट जो है, सर ये इसमें ये भी हो सकता है कि कंपनी इसमें ये मतलब कि एक लॉजिक रख सकती है कि उसने सारा पैसा रिजर्व के तौर पर रखा हुआ है। ये जो रिटेन अर्निंग सर रिजर्व में आ सकती है, ये जितना भी बचे तो वो कहे कि मैं हमने रिजर्व में ये चीजें रखी हुई हैं सर। बेटा रिजर्व जो है ना, आपके पास एक जनरल रिजर्व होती है और एक आपकी कैपिटल रिजर्व होती है। आप लोग जब अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट बोलते हैं तो अनअप्रोप्रिएटेड से पहले आप रिजर्व्स के लिए पैसा साइड पे कर चुके होते हैं, इसलिए जो पैसा बचा हुआ है ये आपका टोटली रिटेन अर्निंग कहलाता है। इवन रिजर्व्स के लिए भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि पैसा क्यों आप लोग रखते चले जा रहे हैं। ठीक है जी, आगे मूव करूं। पार्टिसिपेटिव इज क्लियर। ओके, तीसरे नंबर के ऊपर आता है आपका आपका कन्वर्टेबल। अच्छा सॉरी, ये पार्टिसिपेटिव कौन इशू करेगा? वीक कंपनी। और नॉन पार्टिसिपेटिव कौन इशू करेगा? स्ट्रॉन्ग कंपनी। नाउ कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल ये होता है कि अगर आप लोग ये कहें कि अभी आप हमारा शेयर खरीदें, कुछ अरसे के बाद इफ यू वुड लाइक तो यू वुड बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू ऑर्डिनरी शेयर। अगर ये वाला ऑप्शन देंगे तो कन्वर्टेबल होगा, अदरवाइज इट वुड बी नॉन कन्वर्टेबल। अब ये क्या चीज है? अब मैं तो ये कह रहा था कि आप मोटिवेशंस दे रहे हैं, अब ये कन्वर्टेबल कैसे मोटिवेशन है? देखें, किसी भी शेयर होल्डर के लिए असल जो रिटर्न है ना वो ऑर्डिनरी शेयर में ही होता है। अब आप तो अगर लॉस ओरिएंटेड हैं तो आप इसलिए मोटिवेट करें भाईजान हमारा शेयर खरीद लें। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोग ये कहते हैं ठीक है यार आप हमारे साथ चलना, आज हमारा शेयर खरीदो। अगर हम लोग फ्यूचर में प्रॉफिट में आ जाते हैं और आपका इंटरेस्ट ऑर्डिनरी में डेवलप होता है तो ठीक है, यू वुड बी एबल टू कन्वर्ट योर प्रेफरेंस शेयर इनटू ऑर्डिनरी शेयर। और अगर आप लोग ऑफ कोर्स इस बात से सेटिस्फाई नहीं होते तो जाहिर है आप अपना जो है वो प्रेफरेंस शेयर चलाते रहें। तो इस कॉन्टेक्स्ट के तहत इट वुड बी अ मोटिवेशन। तो आप लोग कहते हैं इतने अरसे के बाद इतने का आप लोग अगर चाहेंगे तो कन्वर्ट करा सकेंगे, अदरवाइज नॉन कन्वर्टेबल। अगला, अच्छा, अब कन्वर्टेबल कौन इशू करेगा? वीक कंपनी, और नॉन कन्वर्टेबल स्ट्रॉन्ग कंपनी। फिर एक होता है आपका कॉलेबल और नॉन कॉलेबल। कॉलेबल जब कंपनी अपने पास ऑप्शन रखती है कि फ्यूचर में चाहेगी तो इनको कॉल बैक कर सकेगी, और नॉन कॉलेबल जो कि इनको कॉल बैक नहीं कर सकेगी। अब कॉलेबल की सिचुएशन में होगा कंपनी को आज पैसे चाहिए हैं तो कल ऑफ कोर्स अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो वो तो चाहेगी कि आज पैसे चाहिए, आज हम ले लें, कल पैसे कमाएंगे तो इनको पैसे देके फारिग कर दें, और इतने का हम लोग ऑफ कोर्स कॉल कर लेंगे। तो कॉलेबल होगा आपका ये स्ट्रॉन्ग कंपनी के केस के अंदर, और नॉन कॉलेबल वीक कंपनी के केस के अंदर। अच्छा, ये मल्टीपल मोटिवेशंस हम लोग ऐड करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल आखिर में जो सबसे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है वोटिंग राइट का, कंपनी कहती है ठीक है भाई आप लोग हमारा शेयर खरीदें, वीक कंपनी की बात कर रहा हूं, हम आपको वोटिंग राइट भी देते हैं, विच इज डन इन वेरी रेयर केसेस। लेकिन अगर कंपनी बहुत ही ज्यादा पतले हालात में है तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं है। कंपनी कहती है ठीक है आप हमारा शेयर खरीदें, हम आपको वोटिंग राइट भी दिए देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी वोटिंग राइट देती है, अदरवाइज ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो वोटिंग राइट कभी नहीं देगी। तो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर अटैच्ड विद योर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। शौरुल हसन ने हाथ खड़ा किया। जी शौरुल। सर ये जो आपने कहा कि वीक और स्ट्रॉन्ग कंपनीज, सर अगर अभी तो वीक कंपनी ने ऑप्शन दे दिया कि आप वोटिंग राइट्स की या फिर आप जब चाहें आप इसे कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन अगर वो कंपनी एट टाइम वो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बन जाती है तो फिर वो ये रिवर्स हो सकता है? नहीं, वो तो देखिए ना, आपने जो इंडेंचर इशू किया है उस इंडेंचर को इशू करने के बाद आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। जो इंडेंचर में आपने ऑप्शन दे दिया उनको, आप ऑफ कोर्स ऑप्शन उनके पास है। ठीक हो गया सर। जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे कोवेनेंट्स जो हैं वो उसी इंडेंचर के अंदर जो है शुरू में ऐड करेंगे। हाँ, उसके लिए फिर आपको नया शेयर
इशू करना पड़ेगा। वो जैसे लॉ के बारे में कहते हैं ना कि लॉ जो है, लॉ जो कोई सा भी जब लॉ आप क्रिएट करते हैं तो वो प्रोस्पेक्टिव होता है, वो आपका रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। प्रोस्पेक्टिव मींस कि आज के बाद अप्लाई होगा, रेट्रोस्पेक्टिव मींस कि पहले पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो पहले पे ऑफ कोर्स आप उन चीजों को अप्लाई नहीं करते। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी अगर फीस इंक्रीज करेगी तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं करेगी, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंक्रीज करेगी। जी बेहतर सर। ठीक है बेटा, चलें बजाय इसके कि मैं ज्यादा देर तक बोलता रहूं और आप लोग सोने की तरफ चले जाएं, एक छोटा सा इससे रेलेवेंट क्वेश्चन किए लेते हैं। तो लेट मी ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलें बेटा, एक सवाल लिखते हैं कि मिस्टर, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, स्क्रीन शो हो रही है। रिसेंटली यस सर। 500,000 rupees and invest in stock market. After detailed consultation, he decided to invest 30% in ordinary shares and 70% in remaining in preference shares. Remaining in preference shares. For the purpose, he collected the data of following 3 companies, which is given as follows. Number 1, Messrs. ABC and Company, which has 200,000 ordinary shares outstanding, and each share is being traded in the market for 43 rupees per share. Company also has 9%, 55,000 preference shares outstanding, each being traded in the market for 143 rupees per share. Rupees per share. Preference share is cumulative, 3% participative, convertible after 10 years, non-callable, and
non-callable and without voting right. Messrs. X, Y, Z has 500,000 ordinary shares outstanding, each being traded at the rate of 42 rupees per share. ₹42 per share. Company also has company also has 70,000 preference shares outstanding, each being traded at the rate of 125, is non-cumulative, 3% participative, convertible, and callable. Callable after 17 years at 30% premium and without voting rights. Control C, Control V. $750,000 ordinary shares, each being traded. XYZ ने इसका नाम अब CVR being traded at the rate of 52 rupees per share. Company has 8%, 95,000 preference shares outstanding, each being traded at the rate of 115. Preference share is non-cumulative, non-participative, non-convertible, and and without voting rights. It is its strategy to announce 20% dividend. 20% dividend. It is expected just for the understanding situation that companies would have same profits or losses given below in the future. Zero, 1, 2, 3, 4, 5. Profits or losses. Currently, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
required. You are required to calculate cash in terms of dividends, which Mr. A would get from each company if he invests in that company. All of the profits are after tax. ले बेटा, ये एक सिचुएशन है जो कि फाइल सेव एज, ओके, मैंने आप लोगों का शायद फोल्डर बनाया था IMR, चले। ये वाला सेमेस्टर कौन सा बेटा? FAIM फॉल 2020 सेकंड है सर। नहीं फॉल है ये, ओके फॉल है सर, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट क्लास असाइनमेंट। आप लोगों का व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना हुआ है ना? यस सर। दानियाल जरा मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप से एक मैसेज करो ताकि मैं ये असाइनमेंट क्लास वर्क उसको पढ़ा लूं। या दानियाल मुझे अपना ईमेल जो है वो करो व्हाट्सएप में, मैं आपको ये भेज